लेक्चर 111 चैप्टर 111। जैसे ही ईशानी ने मैनेजर ऑफिस के अंदर एंट्री की तभी उसकी तरफ उड़ते हुए एक सफ़ेद चीज़ आई। सौभाग्य से ईशानी का रिफ्लेक्स काफ़ी अच्छा और तेज था। उसे चीज़ को अवॉइड करते हुए वह दूसरी तरफ हट गई। उसे चीज़ के ज़मीन पर नीचे गिरने के बाद ईशानी ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गई। ये वही प्रेस रिलीज थी जो अभी कुछ देर पहले उसने एडिट की थी। ईशानी ने अपनी नजरें उठाकर जेसिका की तरफ देखा। उसने देखा कि जेसिका संतुष्टि के भाव के साथ उससे ठंडी नज़रों के साथ देख रही थी। उसने अपने हाथों की मुठ्ठियां का कस ली और फिर उन्हें ढीला छोड़ दिया। ईशानी ने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और फिर जमीन पर गिरी हुई प्रेस रिलीज को उठा लिया। वह धीरे धीरे शांत कदमों के साथ आगे बढ़ती गई। ईशानी और जेसिका दोनों ने घुरकर एक दूसरे को देखा। उन दोनों की आंखें एक दूसरे के प्रति नफरत से भरी हुई थी। उन दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। ईशानी जेसिका के करीब आ गई। प्रेस रिलीज को दोबारा मैच पर पटकते हुए ईशानी ने जेसिका को ठंडी नज़रों के साथ देखा। फिर उसने उससे कहा, मिस जेसिका, आपका क्या मतलब है? उसके होठों पर एक मजाकिया मुस्कान तैर गई। जैसे ही ईशानी ने अपनी बात खत्म की तभी ऑफिस के अंदर का माहौल अचानक बिल्कुल गंभीर हो गया। जेसिका के ठंडे और भावुक चेहरे को देखकर ईशानी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। साथ ही उसे डर भी था कि वह अपना आपा खो देगी। क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि मेरा क्या मतलब है? जेसिका ने उससे पूछा। ईशानी खामोश रही और उसकी तरफ घूरकर देखती रही। जेसिका अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर आराम से बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथों को अपनी छाती के आगे लाकर मोड़ लिया। उसने अपने सामने टेबल पर रखी हुई प्रेस रिलीज की तरफ नजरें घुमाई। उसके तुरंत बाद ही उसकी आंखों में निर्दयता की झलक तैर गई। क्या तुम्हें समझ नहीं आता है? जेसिका ने ईशानी की तरफ देखा और फिर व्यंग्यपूर्वक कहा, ठीक है, फिर मैं तुमको बताती हूँ कि मेरा क्या मतलब है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। जेसिका ने अपने एक एक शब्द को काफी तेज और स्पष्ट रूप से कहा, मैं कूड़ा फेंक रही हूँ। इतनी बकवास चीज के लिए मेरे ऑफिस में कोई जगह नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जेसिका की बात सुनने के तुरंत बाद ईशानी गुस्सा हो गई और उसने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच ली। वो गुस्से में मुस्कुराए और बोली, जेसिका, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम मेरे साथ ढंग से निपट भी नहीं सकती हो? मेरे साथ डील करने के लिए तुम्हें बस यही रास्ता दिखाता है। एक काम को बीच में लेकर आना, मेरे वर्कप्लेस पर मुझे नीचा दिखाना, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। उद्धरण चिन्ह। तुमसे निपटना। जेसिका ऐसे हंसने लगी जैसे उसने कोई जोक सुन लिया हो। फिर अचानक उसकी हंसी बंद हो गई। जेसिका ने काफी तेज आवाज के साथ मेज पर अपना हाथ पका और खड़ी हो गई। वो ईशानी के करीब झुकी और उसे घूर कर देखने लगी। ईशानी, खुद को इतना खास भी मत सोचो। मेरी नज़रों में तुम कुछ भी नहीं हो और तुम्हारी औकात नहीं है जो मैं तुम्हारे बारे में इतना कुछ सोचूंगी। इतना समय नहीं है कि मैं तुम जैसे दो कौड़ी के इंसान के बारे में सोचते हुए उसे बर्बाद करो। उद्धरण चिन्ह। जेसिका की बात सुनकर ईशानी ने व्यंग्यपूर्वक कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी नज़रों में कुछ भी नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। अगर मैं वास्तव में तुम्हारी नज़रों में कुछ भी नहीं हूं तो भला मुझे निपटने के लिए तुम्हें रूहानी के साथ हाथ मिलाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या तुम्हारे पास इसके अलावा करने के लिए और कोई काम नहीं है, जेसिका? उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात सुनने के बाद जेसिका उसके सामने बिल्कुल भी नहीं घबराई। इसके बजाय उसने बेरुखी के साथ उससे पूछा, ईशानी, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि रूहानी और मैं तुमसे निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। खैर, ईशानी के पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन मिस जेसिका, आप किसके साथ क्या कर रही है और क्या नहीं, ऊपर वाला हर चीज़ का हिसाब रखता है। आप खुद अच्छे से जानती है कि आपने क्या किया है और इसके लिए मुझे कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इसका मतलब कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तो मैं तुम्हारे ऊपर मेरी बदनामी करने का मुकदमा कर सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। जो आपका दिल करे आप वह कीजिए। उद्धरण चिन्ह। ईशानी के पास शिखा से खाने के लिए कुछ नहीं था। ईशानी ठंडा स्वर में मुस्कुराए और वहां से जाने के लिए उसने वह प्रेस रिलीज पकड़ ली। वह वहां से जाने के लिए मोदी ही थी तभी उसके पीछे से जेसिका की मजाकिया आवाज आई। ईशानी, भले ही तुम्हारे साथ कोई रहस्यमय आदमी है, लेकिन ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम पावरफुल हो। तुम और वह आदमी मिलकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, और एक बार उसे आदमी का मतलब पूरा हो जाने के बाद वह भी तुम्हें दूध में पड़ी हुई किसी मक्खी की तरह अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक देगा। उद्धरण चिन्ह। जेसिका की बात सुनकर ईशानी अचानक रुक गई और हंसने लगी। फिर वह ठंडी लेकिन शांत दृष्टि से जेसिका की ओर देखने लगी। जेसिका,
क्या तुमने जिया का अंत देखा था? उसने भी यही सोचने की गलती की थी। उद्धरण चिन्ह। जैसी करनी बिना एक शब्द कहे उसकी ओर देखा। ईशानी मुस्कुराए और अफसोस करने के साथ आह भरने का नाटक करते हुए बोले, यह अफसोस की बात है कि एक इतनी पॉपुलर एक्ट्रेस को जेल में डाल दिया गया। सिर्फ एक सेकंड में उसका पूरा का पूरा फ्यूचर बर्बाद हो गया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह अफसोस की बात है? उद्धरण चिन्ह। जेसिका अच्छे से जानती थी कि जिया को जेल में क्यों जाना पड़ा था, और अब अगर ईशानी उसके सामने खुलकर यह बात कह रही थी तो इसका साफ सीधा मतलब ये था कि वह उसे वार्निंग दे रही थी कि वह दूसरी जिया बनने की गलती ना करे। इसके अलावा ईशानी ने अपने हाथ में पड़ी हुई प्रेस रिलीज को ऊपर उठाया और बोली, तुमने अभी कहा था ना कि यह प्रेस रिलीज बिल्कुल किसी कूड़े की तरह है। तो इसका मतलब तुम इनडायरेक्ट नहीं कह रही थी कि इसके अंदर का पूरा कंटेंट भी बिल्कुल कूड़े की तरह है? और जहां तक मुझे याद है कि मैं इसके अंदर सब कुछ मिस्टर रोहित के बारे में लिखा था। का मतलब कि तुम्हारे कहने का मतलब था कि मिस्टर रोहित मेहरा भी बकवास है, उफ कूड़े की तरह है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ईशानी ने मिस्टर मेहरा का जिक्र किया तो जेसिका के चेहरे पर घबराहट की रेखा चमक उठी, लेकिन उसने जल्दी ही खुद पर काबू कर लिया और वह शांत हो गई। मैंने मिस्टर मेहरा के बारे में कुछ भी बुरा या गलत नहीं कहा। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ये बात मिस्टर मेहरा पर ही निर्भर करती है। अब वह खुद जज करने की तुमने उनके बारे में कुछ गलत कहा है या नहीं। उद्धरण चिन्ह। जेसिका का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे ऐसा लगा जैसे अब कुछ गलत होने वाला है। प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर जो दो लोग एक बड़े से डेस्क के सामने खड़े हुए थे, वे ईशानी और जेसिका थे, और वे दोनों उसे आदमी की तरफ देख रहे थे जो उनके सामने अपना सिर नीचे झुकाए हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था। रोहित ने अपने हाथों में पड़ी हुई प्रेस रिलीज को पलटा और उसने अपनी सिकोड़ ली। उसकी भाभी सच में उसकी सारी लव स्टोरी को उजागर करने वाली थी। पूरी प्रेस रिलीज पढ़ने के बाद उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, ये प्रेस रिलीज काफी अच्छे तरीके से लिखी गई है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने गर्व के साथ जेसिका की तरफ देखा और कहा, देन मिस्टर मेहरा, क्या आपको लगता है कि यह प्रेस रिलीज पोस्ट की जा सकती है? उद्धरण चिन्ह। क्या हुआ इसके लिए मना कर सकता था? बिल्कुल नहीं। अगर उसने मना कर दिया तो अभिमान उसे कच्चा चबा जाएगा। रोहित दिल ही दिल में कड़वाहट के साथ मुस्कुराया। ऐसे जोड़े के साथ मिलना उसके लिए दुर्भाग्यशाली था। उसने खांसते हुए कहा, बिल्कुल, इसे रिलीज करने या ना करने का फैसला तो आपके हाथ में है। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे पब्लिश करना चाहती है या नहीं। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर मेहरा, आपके कहने का मतलब क्या है? जेसिका ने विश्वास के साथ उसकी ओर देखा। रोहित शांति से अपनी कुर्सी पर बैठ गया और बोला, जस्ट लिटिल मीनिंग। उद्धरण चिन्ह। नो, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। जेसिका ने तेजी से कहा, आप सहमत नहीं हैं? रोहित को थोड़ा अजीब लगा। जेसिका को उसके सामने न खाने की हिम्मत किसने दी? उसने ईशानी की तरफ देखा। ईशानी ने अपने होंठ सिकोड़ कर कहा, मिस्टर मेहरा, आई थिंक कि आपको पता होना चाहिए कि यह प्रेस रिलीज मिस्टेक नज़रों में बिल्कुल किसी कूड़े की तरह है। क्या आप समझते हैं कि कूड़े की तरह क्या है, मिस्टर मेहरा? इसका मतलब कि यह प्रेस रिलीज और उसका कंटेंट बिल्कुल बकवास और बेकार है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी के चेहरे के गुस्से भर और असहाय भाव को देखकर रोहित की आंखों का कोना हिल गया। क्या ईशानी जेसिका से क्रोधित थी? ये बकवास ही है। जेसिका ने एक सेकंड के लिए भी प्रेस रिलीज पर अपना असंतोष नहीं छुपाया। इतना कहने के तुरंत बाद उसने रोहित के हाथ में से वह प्रेस रिलीज छीन ली और उसे ईशानी के सामने फेंक दिया। उसने उस प्रेस रिलीज की ओर इशारा किया और सवाल किया, मिस ईशानी, क्या तुम हमारी कंपनी के लीडर की प्राइवेसी को एक्सपोज करने की कोशिश कर रही हो? और यहाँ तक कि उसे न्यूज़ के रूप में रिलीज भी करना चाहती हो? क्या ऐसा करके तुम उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने रोहित की तरफ देखा और मुस्कुराई। उसकी आंखें चालाकी से चमक उठी। मिस जेसिका, क्या आपको सच में लगता है कि मेरे पास इतनी पावर है कि मैं मेहरा परिवार की प्राइवेसी को चुरा सकूं या उसके बारे में कुछ जान सकूं? क्या आप मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही नहीं सोचती है? उद्धरण चिन्ह। जेसिका एक पल के लिए शब्द रह गई जब उसने ये शब्द सुने। फिर उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की और अपनी आंखें सिकोड़ ली। क्या पता ये जानकारी हासिल करने के लिए तुमने कुछ गलत रास्ते अपने हो? जरूरी तो नहीं ना कि ऐसी न्यूज़ हासिल करने के लिए तुम सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करोगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने एक नकली मुस्कुराहट के साथ वो प्रेस रिलीज उठाए और स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं आपको बता दूं कि अंदर सारा कंटेंट वह है जो मुझे मिस्टर मेहरा के साथ इंटरव्यू के दौरान मिला है, और वह इंटरव्यू प्रोसीजर हमेशा की तरह काफी नॉर्मल था। उद्धरण चिन्ह। जेसिका ने अविश्वास के साथ रोहित की तरफ देखा।
रोहित ने धीरे से हाँ में अपनी गर्दन हिलाए और बोला, मिस ईशानी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने खुद उन्हें ये सब बताया था। उद्धरण चिन्ह। लेकिन क्यों? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि मैं भी ट्रेंडिंग टॉपिक होने का एहसास जाना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। रोहित ने यही कारण बताया था, लेकिन जेसिका जानती थी कि यह निश्चित रूप से इतना आसान तो नहीं था। उसने जानबूझकर ईशानी को शर्मिंदा किया था ताकि उसे पता चले कि अगर उसने उसे नाराज किया तो इसके परिणाम क्या होंगे। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि रोहित भी ईशानी का साथ देगा, जिस वजह से अब उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। जिसका ने प्लान किया था कि वह इस प्रेस रिलीज का फायदा उठाकर ईशानी को शर्मिंदा करेगी। आखिर मेहरा परिवार कैसा परिवार था? वे अपने परिवार के सदस्यों की प्राइवेसी को लोगों के सामने कैसे आने दे सकते थे? आज से पहले कभी भी किसी रिपोर्टर ने मेरा परिवार के सदस्यों की प्राइवेसी को पब्लिश करने के बारे में सोचा भी नहीं था। और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सुनने के बाद जिसका और भी ज़्यादा चौंक गई। सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात तो ये थी कि इस प्रेस रिलीज को खुद रोहित के द्वारा अप्रूव किया गया था। जेसिका दुविधा में पड़ गई थी। अंत में वह शर्मिंदा होकर बस इतना ही कह सकी, अगर प्रेसिडेंट इस चीज़ से सहमत है तो मेरी कोई राय नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अकड़ और गर्व से भरी हुई जेसिका को इस तरह हार स्वीकार करते हुए देखकर ईशानी खुश हो गई। ईशानी के लिए जानबूझकर कठिनाइयां खड़ी करना और उसे नीचा दिखाना जेसिका के लिए एक अहंकारी कल्पना थी। ईशानी के होठों पर गर्व भरी मुस्कुराहट देखकर रोहित खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सका। अब उसे अचानक लगने लगा था कि घर लौटना बहुत अच्छी बात है। चैप्टर 112 मेहरा परिवार का इतिहास काफी लंबा और पुराना था और उनका इतिहास भी देश के बाकी 4 महान परिवारों की तरह ही रहस्यमयी था। न जाने का कितने ही सारे लोग उनके इन राज के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें हमेशा असफल रही। और आज अप्रत्याशित रूप से मेहरा परिवार के बेटे रोहित मेहरा की फीलिंग और उनसे रिलेटेड कुछ बातें पब्लिक के सामने एक्सपोज हो गई। आखिर इतनी हिम्मत की में थी जिसे रोहित मेहरा की प्राइवेसी को एक्सपोज कर दिया। ले जाने कितने ही सारे लोगों के दिमाग में यह एक ही सवाल दौड़ रहा था और वह उसका जवाब पाने के लिए उत्सुक थे। इस न्यूज़ के रिलीज हो जाने के बाद से रोहित शब्द पूरे इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा था। और यह ट्रेंड सिर्फ कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि न जाने कितने ही दिनों के लिए चलता रहा। लोग जिस आदमी के बारे में बातें कर रहे थे वह फिलहाल उदास चेहरे के साथ अपने सामने बैठी हुई लड़की की तरफ देख रहा था। उसे लड़की ने चाय का स्वाद रखा। उसने अपनी नजरें उठाए और रोहित की तरफ देखा। फिर वह मुस्कुराए और बोली, कंग्रेचुलेशंस रोहित, अब तुम फेमस हो गए हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर रोहित के मुंह का कोना हिल गया। ईशानी, मैं हमेशा से ही फेमस था, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। अपने रुतबे और परिवार के चलते रोहित को फेमस होने के लिए खबरों पर निर्भर रहने की जरूरत कभी नहीं पड़ी। ईशानी ने उसकी तरफ देखा और अपना सिर हिलाया। ये सच है, तुम अभी और आशीष सभी महान हस्तियां हैं। लेकिन ईशानी ने एक धूर्त मुस्कान दी, लेकिन हर कोई ज्यादा पॉपुलर होना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। क्या ऐसी बात है? रोहित ने अपने सामने खिड़की के पास लगी हुई एक तस्वीर की तरफ देखा और बोला, फिर अगर मैं अभिमान को और भी ज्यादा फेमस बना दूं तो इस बार में तुम क्या सोचती हो? उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल नहीं, ईशानी ने तुरंत कहा। क्यों? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि बिकॉज ही इज माइन। अगर अभिमान लोगों के सामने आ जाता तो वो चैन की जिंदगी नहीं जी पाते। ईशानी अभी अपनी जिंदगी से काफी खुश थी और वह उसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी। ईशानी, तुम जानती हो ना कि तुम मुझे धमका रही हो। रोहित ने असंतुष्ट होने का नाटक किया और कहा, क्या तुम्हारी कोई मंगेतर नहीं है या कोई गर्लफ्रेंड? ईशानी ने उसकी ओर देखा। उसे याद था कि रोहित ने कहा था कि उसके परिवार ने उसके लिए एक लड़की देखी है। जब उसे लड़की की ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी तो मैं उसकी शादी कर देंगे। मंगेतर के बारे में बात करते हुए रोहित की आंखों में द्वेष चमक आ गई, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को शांत कर लिया। इसी दौरान उसने देखा कि अभिमान ने कॉल कट कर दिया और उनकी तरफ आने लगा। अभिमान के आने के बाद उसने टॉपिक चेंज करते हुए उसे कहा, अभी दादाजी को समझने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, वरना अगर मैं घर जाऊंगा तो वह लोग मुझे शांति से जीने भी नहीं देंगे। उद्धरण चिन्ह। ये तुम्हारा मैटर है, इसे तुम खुद सुलझाओ, अभिमान ने कहा। उसकी बात सुनकर रोहित चिल्लाया, अभी ईशानी, तुम दोनों इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो? उद्धरण चिन्ह। रोहित के एक्सप्रेशन देखकर ईशानी खुद को हंसने से नहीं रोक सकी। हम दोनों हार्टलेस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि हम तुम्हारी मदद भी नहीं करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बातें सुनकर रोहित लगभग पागल हो चुका था।
उन दोनों की तरफ देखते हुए वह बड़बड़ाया, बैड कपल, बैड कपल। उद्धरण चिन्ह। ये देखकर ईशानी ने जिज्ञासा के साथ अभिमान से पूछा, अभी क्या रोहित के दादाजी इतने डरावने हैं? उद्धरण चिन्ह। मेरा परिवार के हेड और रोहित और अभिमान के दादाजी अधिराज मेहरा थे। अधिराज जी के बारे में सोचते हुए, जो बिल्कुल किसी छोटे बच्चों की तरह थे, अभिमान की आंखों में कोमलता चमक उठी और वह मुस्कुराया। दादाजी बहुत प्यारे हैं। उद्धरण चिन्ह। प्यारे? ईशानी ने भौहें चढ़ा ली। क्या किसी बूढ़े आदमी को प्यार बोलना ठीक था? इसके अलावा ईशानी को ऐसा लग रहा था जैसे रोहित अपनी दादाजी से काफी डरता है। उसके चेहरे के भाव तो ऐसा ही बता रहे थे, और रोहित के चेहरे के भाव को देखते हुए ईशानी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि अधिराज की कोई क्यूट किस्म के इंसान होंगे। हाँ, वह बहुत प्यारे हैं। ही इज़ वेरी क्यूट, अभिमान ने कहा और ईशानी के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। जब तुम उनसे मिलोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। जब वह उनसे मिलेगी? ईशानी ने धीरे से अपनी नज़र उठाकर अभिमान की तरफ देखा। उसको एहसास हुआ कि वह अभी तक आशीष और रोहित के अलावा और किसी से भी नहीं मिली थी। मिलना तो डर, उसे आज तक अभिमान के परिवार के बारे में सब कुछ अच्छे से पता भी नहीं था। राजवंश फैमिली और मेहरा फैमिली काफ़ी बड़ी हस्तियां थी। ये दोनों ही परिवार काफ़ी अमीर थे, जिनके बराबरी कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता था। हालांकि ईशानी को भी एक अमीर परिवार की बेटी माना जा सकता था, लेकिन राजवंश परिवार और मेरे परिवार की तुलना अग्निहोत्री परिवार कुछ भी नहीं था। इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर ईशानी थोड़ा और सहज महसूस कर रही थी। वह सोच रही थी कि क्या अभिमान के परिवार वाले उसे पसंद करेंगे? क्या वह कभी एक ऐसी लड़की को अपने घर की बहू मानेगी जो उनके बराबर की भी नहीं थी? ईशानी। अचानक उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी। उसे होश आया और उसने शून्य भाव से सबकी तरफ देखा। उसने देखा कि रोहित उसे हैरानी के साथ देख रहा है। ईशानी, तुम क्या सोच रही हो? रोहित ने उससे पूछा। ईशानी ने अभिमान की तरफ देखा और पाया कि वह चिंता के साथ उसे देख रहा था। वह शर्मिंदगी से मुस्कुराए और बोली, मैं सोच रही हूँ कि आज रात क्या खाऊं। उद्धरण चिन्ह। ईशानी का जवाब सुनकर रोहित खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। अभिमान के होठों पर भी मुस्कान आ गई। ईशानी, क्या तुमने कुछ डिलीशियस सोचा है? उद्धरण चिन्ह। क्या ट्रीट तुम दोगे? ईशानी रोहित के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसी से एक और सवाल कर दिया। रोहित एक सेकंड के लिए चुप रहा और फिर बोला, हाँ। उद्धरण चिन्ह। ईशानी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने अभिमान की तरफ देखा और बोली, मुझे आज रात प्राइवेट डिनर करना है। मुझे ऐसे ही किसी रेस्टोरेंट में नहीं जाना जहां पर काफ़ी सारे लोगों की भीड़ रहती है। उद्धरण चिन्ह। होमी रेस्टोरेंट में। ये रेस्टोरेंट काफ़ी अलग, शांतिपूर्ण और गर्मजोशी भरा था। ये चारों ओर की हलचल भरी सड़कों से अलग था। मुझे नहीं पता था कि हमारे शहर में ऐसी कोई जगह भी है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी आश्चर्य से इस असामान्य रेस्टोरेंट को देखा। ईशानी, का कोर्स तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 महान परिवारों के सदस्य ही आ जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। सिर्फ 4 महान परिवारों के सदस्य ही आ सकते हैं। ईशानी ने अपनी नज़रें घूमकर कंफ्यूजन के साथ अभिमान की तरफ देखा। अभिमान ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। इस रेस्टोरेंट को आदित्य चोपड़ा की बड़ी बहन ने ओपन किया था, और वह सिर्फ और सिर्फ 4 ग्रेट फैमिलीज को ही सर्व करते हैं। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने हमें अपनी गर्दन हिलाई। ओके, तो फिर रोहित यहाँ पर क्यों आ सकते हैं? क्योंकि मैं हैंडसम हूँ। उद्धरण चिन्ह। रोहित ने गर्व से उत्तर दिया। ईशानी ने हंसते हुए कहा, चाहे तुम कितने भी हैंडसम क्यों ना हो, यू आर नॉट एज हैंडसम एज माई हस्बैंड। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। रोहित के पास खाने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। वैसे ईशानी ने सच ही कहा था। रोहित चाहे कितना ही हैंडसम क्यों ना हो, लेकिन उसका कजिन उसे 100 गुना ज़्यादा हैंडसम था। जब मैनेजर ने अभिमान को देखा तो उसने इज्जत के साथ अपनी गर्दन नीचे झुका ली और बोला, ग्रीटिंग मिस्टर अभिमान। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। श्रेया कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। वह रूम का स्प्लेंडर में चली गई है। उद्धरण चिन्ह। अभिमान की आंखें चमक उठी। उसके बाद वह ईशानी को सीधा ऊपर ले गया। मैनेजर ने ईशानी की तरफ देखा और अपनी भौहें सिकोड़ ली। मिस्टर अभियान के साथ ये लड़की कौन है? वह मेरे कजन की वाइफ है। उद्धरण चिन्ह। जब रोहित मैनेजर के पास से गुजरा तो वह रुका और उसने उनके कंधे को थपथपाया और उसके सवाल का जवाब दिया। वाइफ? आश्चर्य के कारण मैनेजर की आंखें चौड़ी हो गई। अभिमान ने शादी कब की? और उनकी शादी की खबर उन्हें क्यों नहीं मिली? यह मेरा प्राइवेट रूम है। उद्धरण चिन्ह।
प्राइवेट रूम में कदम रखने के तुरंत बाद ही अभिमान ने ईशानी को बताया। ईशानी ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। उसकी चमकदार आंखें चालाकी से चमक उठी। तो श्रेया ने तुम्हारे प्राइवेट रूम का नाम रूम ऑफ वार्मथ इसलिए रखा है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कोल्ड नेचर के हो, राइट? उद्धरण चिन्ह। अभिमान के चेहरे पर ऑकवर्डनेस तैर गई। ईशानी काफी स्मार्ट थी और वह आसानी से पता लगा सकती थी कि श्रेया ने इस प्राइवेट रूम का नाम ये क्यों रखा है। अभिमान को ऑकवर्ड होते हुए देखकर ईशानी ने अपने मुंह पर अपना हाथ रख लिया और वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसका रीजन यही है ना? उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहने के बाद वो चेयर पर बैठने वाली थी, लेकिन तभी अचानक से एक मजबूत हाथ ने उसकी कमर को थाम लिया। ईशानी ने हैरानी के साथ अपनी नजरें उठाकर देखा, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ देख पाती उससे पहले ही अभिमान ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। कुछ सेकंड के लिए वह काफी सॉफ्टली उसे किस करता रहा, बस सिर्फ अपने होठों से उसके होठों को छू रहा था। वह की काफी जेंटल थी, लेकिन साथ ही में वह काफी नशीली भी थी। कुछ देर बाद अभिमान ने अपने माथे को ईशानी के माथे से जोड़ लिया और अपनी गहरी काली आंखों के साथ उसे देखने लगा। उसकी आंखें काफी चमकीली थी। उसने उससे कहा, क्या तुम अभी मुझे टीज कर रही थी? उद्धरण चिन्ह। आखिर उसे पता चल ही गया। ईशानी की आंखें चमक उठी, लेकिन उसने मना कर दिया, नहीं, भला मैं तुम्हें क्यों छेड़ूंगी? उद्धरण चिन्ह। ईशानी का जवाब सुनकर अभिमान हंस पड़ा। उसने ईशानी की नाक को अपनी उंगली से हल्के से दबाया। वह उसे दोबारा किस करने ही वाला था, तभी उन दोनों के कानों में एक आवाज पड़ी, शिट, मैं गलत समय पर आ गया। उद्धरण चिन्ह। इस एक आवाज ने उन दोनों के मोमेंट को पूरी तरह बिगाड़ दिया। रोहित दरवाजे पर खड़ा हुआ उन दोनों को देख रहा था। इस वक्त ईशानी अभिमान की बाहों में थी और वह दोनों एक दूसरे को हक कर रहे थे। हालांकि उसने अभी अभी कहा कि वह गलत समय पर आ गया है, लेकिन इसके बावजूद भी वह उन दोनों को देखे जा रहा था। उसने एक बार भी पीछे मुड़ने का नाटक तक नहीं किया। ईशानी खुद को काफी बेबस महसूस कर रही थी। बेशर्मी के मामले में रोहित आशीष से भी 4 कदम आगे है। डिग्री 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 डिग्री। अपनी सीट पर बैठने के बाद ईशानी ने एक नज़र उठाकर पूरे प्राइवेट रूम को देखा। प्राइवेट रूम की डेकोरेशन का तरीका भी बिल्कुल नीचे हॉल की तरह ही था। वह काफी क्लासिक और शांत था। ईशानी अभी अच्छी रही थी, लेकिन तभी सामने दीवार पर टंगी हुई तस्वीर ने उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। वह खड़ी हुई और उसे तस्वीर की तरफ बढ़ गई। वह एक ग्रुप फोटो थी। उस तस्वीर में ईशानी नेगी ना कि उसमें 7 लोग मौजूद थे। वह सभी उसे वक्त अपनी टीनेज में थे और काफी यंग थे। ईशानी ने ध्यान से उसे तस्वीर को देखा। उसके बाद उसने पलटकर अभिमान की तरफ देखा और उससे पूछा, क्या ये तुम्हारी ग्रुप फोटो है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, अभिमान ने हल्का सा सर हिलाया। ईशानी ने एक बार फिर उसे तस्वीर की तरफ देखा और उससे पूछा, क्या ये बीच वाली लड़की इस रेस्टोरेंट की ओनर है? उद्धरण चिन्ह। अभिमान हंसे बिना नहीं रह सका और उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि वह तुमसे बड़ी दिखती है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी, क्या तुम इस तस्वीर में अभिमान को पहचान सकती हो? रोहित ने उत्सुकता के साथ उससे पूछा। बिल्कुल। ईशानी ने उसे तस्वीर में सबसे बाएं ओर खड़े हुए लड़के की तरफ इशारा किया। इस तस्वीर में मौजूद हर किसी शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट है, सिवाय इनके। अगर इतना कोल्ड फेसेड मैन अभिमान नहीं होगा तो कौन होगा? उद्धरण चिन्ह। जब 113 चैप्टर 113। मुझे समझ नहीं आता है कि पिक्चर लेते हुए इनका चेहरा इतना एक्सप्रेशनलेस क्यों रहता है। ईशानी निराशा लग रही थी। वह सोच रही थी कि अगर फ्यूचर में कभी वह दोनों अपनी शादी की तस्वीर ले गए तो क्या तब भी अभिमान का चेहरा ऐसा ही रहेगा? क्या वह उन तस्वीरों में भी नहीं मुस्कुराएगा? अपनी शादी की तस्वीरों में वह अकेली ही होगी जो मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुरा रही होगी, जैसे कि उसे मुस्कुराने के लिए मजबूर किया गया हो। ईशानी, तुम समझ नहीं पा रही हो। यह उसकी पर्सनैलिटी है। अगर अभिमान भी बाकी सभी लोगों की तरह मुस्कुराते रहेगा तो तुम उसे एक नज़र में कैसे पहचान सकोगी? उद्धरण चिन्ह। मैं उन्हें क्यों नहीं पहचान पाऊंगी? वह बाकियों से बेहतर दिखते हैं। मैं उन्हें कैसे नहीं पहचान सकती? उद्धरण चिन्ह। रोहित के होठों पर मुस्कान आ गई। अगर दूसरों ने यह बात सुन ली तभी दुखी हो सकते हैं, लेकिन ईशानी की बातें सुनकर अभिमान काफी खुश हो गया था। उसकी आंखों की काली काली पुतलियां फीकी मुस्कान के साथ टिमटिमा रही थी। इसमें मौजूद बाकी लोग आशीष और बाकी सब होंगे। वो काफी यंग और टेंडर दिखाई दे रहे हैं। अपनी सीट पर लौटने से पहले ईशानी कुछ देर तक उसे तस्वीर को देखते रही। अभी, क्या तुम इस रेस्टोरेंट के ओनर की क्लोज हो? ईशानी ने ऐसे ही लापरवाही के साथ उससे पूछ लिया।
अभिमान के कुछ भी बोलने से पहले रोहित ने कहा, ईशानी, क्या तुम्हें डर है कि अभिमान का उसके साथ कोई रिश्ता है? उद्धरण चिन्ह। रोहित ने हंसी उड़ाते हुए कहा। ईशानी ने उसकी ओर देखकर अपनी आंखें घुमाई और बोली, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो कोई तुम्हें पागल नहीं समझेगा। उद्धरण चिन्ह। रोहित हंसने लगा। आखिरकार अभिमान यहाँ मौजूद था तो वह उसकी पत्नी पर ज्यादा जोर से नहीं हंस सकता था। श्रेया हमारी सबसे बड़ी बहन है। वो हम सभी से कुछ साल बड़ी है, इसलिए वह हमारी काफी अच्छी देखभाल करती है। उद्धरण चिन्ह। श्रेया के बारे में बात करते हुए अभिमान मुस्कुराया। वह काफी जेंटल दिख रहा था। अच्छा, ऐसा है। ईशानी ने पीछे मुड़कर फोटो की तरफ देखा। श्रेया के अलावा वह बाकी सभी को पहले ही देख चुकी थी। वह इस खूबसूरत लड़की के बारे में उत्सुक होने से खुद को नहीं रोक सकी। शायद ये किस्मत थी। जब वे लोग अपना दिन आधा कर चुके थे, तब श्रेया ने धक्का देखा, दरवाजा खोला और अंदर आ गई। ईशानी अपनी इच्छा अनुसार आज श्रेया से भी मिली। श्रेया अपने नाम के ही जैसी गोरी और काफी खूबसूरत लड़की थी। उसका स्वभाव भी बाकियों की तरह थोड़ा ठंडा ही था। अभी श्रेया ने अभियान की तरफ देखा, जिसे उसने काफी लंबे समय से नहीं देखा था। उसके चेहरे पर स्पष्ट खुशी के भाव नजर आ रहे थे। अभिमान ने अपनी चम्मच नीचे रखी। उसने टेबल पर रखा हुआ गिला तौलिया उठाया और उसे अपने मुंह के कोनों को पोंछा। फिर उसने जवाब देते हुए कहा, श्रेया, लॉन्ग टाइम नो सी। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज शांति रही। जब उसने श्रेया को देखा तो उसकी आंखों में आए मुस्कुराहट से ही उसकी भावनाएं प्रकट हो गई थी। श्रेया आगे आई और उन सभी के साथ बैठ गई। उसने अपनी नज़र अभिमान के बगल में बैठी हुई लड़की पर डाली और उसे याद आया कि मैनेजर ने उसे क्या कहा था। वह मुस्कुराए और बोली, अभी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे किसी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। डियर श्रेया, क्या तुम्हें मैं यहाँ पर नजर नहीं आया? जब रोहित ने देखा कि श्रेया ने उसे नहीं देखा है बल्कि वह सिर्फ अभिमान और ईशानी को ही देख रही है, तो उसे कुछ हद तक असंतुष्टि महसूस होने लगी। श्रेया ने उठकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए, हेलो रोहित। उद्धरण चिन्ह। ये शब्द बहुत सार्थक थे। रोहित बिल्कुल नाखुश नजर आ रहा था। जब ईशानी ने रोहित के बने हुए चेहरे को देखा तो वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। श्रेया ने अपनी भौहें चढ़ाई और बोली, क्या मैं कोई मजाकिया बात की है? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने उसकी ओर देखा और शर्मिंदगी से मुस्कुराई। उसे इस तरह हंसना नहीं चाहिए था। नहीं। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम अभी की पत्नी हो? श्रेया ने उससे पूछा। हाँ। उद्धरण चिन्ह। न जाने क्यों लेकिन ईशानी को लगा कि उसके सामने बैठी हुई है खूबसूरत महिला काफी स्ट्रिक्ट और सताने वाली है। क्योंकि श्रेया से बात करते हुए वह थोड़ी और सहज और घबराई हुई महसूस कर रही थी। श्रेया ने अपनी नजरें ऊपर उठे और अभियान की तरफ देखा। क्या अंकल को इस बारे में पता है? उद्धरण चिन्ह। श्रेया का सवाल सुनकर अभिमान की आंखें छोटी हो गई, जिनमें ठंडक के भाव झलक रहे थे। उनको पता होना जरूरी भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि जब श्रेया ने अभिमान के पिता का जिक्र किया तो उनके आसपास का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। आशीष के द्वारा उसे राजवंश परिवार की स्थिति के बारे में पहले ही थोड़ा बहुत पता चल चुका था। वो ये भी अच्छे से जानती थी कि अमीर परिवार भरी दुनिया के लिए काफी सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन उनके अंदर की दीवानी स्थिति दूसरे लोगों के लिए अज्ञात ही रहती है। ईशानी को लगा कि शायद अभिमान अपने पिता से नफरत करता है। बिल्कुल उसी की तरह ईशानी को काफी व्यथित महसूस हुआ और उसने अभिमान का हाथ पकड़ लिया। अपने हाथ पर ईशानी के हाथ की पकड़ महसूस करते हुए अभिमान ने उसकी तरफ अपनी गर्दन घुमाकर हैरानी के साथ देखा। ईशानी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। अभिमान को उसकी आंखों में छिपी हुई उदासी नजर आ रही थी और ईशानी की आंखों में देखते हुए वह तुरंत समझ गया कि वह क्या सोच रही है। और समझने के तुरंत बाद उसकी आंखों में कोमलता की झलक चमक उठी। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ कर पकड़ रखा था। कमरे में मौजूद बाकी दो लोगों ने उन दोनों को इतना लवी डवी होते हुए देखकर अपनी आंखें घुमाई। रोहित, क्या ये दोनों हमेशा इतना ही लवी डवी रहते हैं? उद्धरण चिन्ह। हाँ, ये दोनों हमेशा ऐसे ही रहते हैं। अब हमें इसकी भी आदत डालनी होगी। रोहित ने ऐसे कहा जैसे मानो उसे इसका काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो। श्रेया मुस्कुराए और उसने कुछ नहीं कहा। उसके अनुसार अभिमान हमेशा ही सबसे अलग थलग रहता था और उसे रोमांस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। श्रेया को ऐसा लगता था जैसे वह हमेशा पूरी जिंदगी अकेला ही रहेगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह उनके पूरे ग्रुप में शादी करने वाला सबसे पहला व्यक्ति होगा। यह उसके लिए बिल्कुल अकल्पनीय था। ईशानी आज पहली बार यहाँ आई है, इसलिए मैं तुम लोगों को ट्रीट दूंगी। इसका मतलब कि अब उन लोगों को यहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं करनी होगी।
वैसे भी मैंने तुम्हें पे करने का इरादा नहीं किया था। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने मजाक किया लहजे में कहा। और अभिमान का मजाक करना काफी रेयर होता था। वहां का माहौल काफी रिलैक्सिंग और शांत था। ईशानी ने श्रेया को लेकर जो पहला इंप्रेशन बनाया था अब वह भी उल्टा हो गया था। श्रेया बिल्कुल भी किसी सामान्य घमंडी अमीर परिवार की बेटी की तरह नहीं थी। उसके अंदर एरोगेंसी बिल्कुल भी नहीं थी। श्रेया के साथ बातचीत करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। काफी देर तक बात करने के बाद श्रेया ने मैनेजर को बोलकर कुछ वाइन की बोतल लाने के लिए ऑर्डर दे दिया। उसने कहा कि वह आज उन सभी के साथ एंजॉय करना चाहती है और ड्रिंक भी करना चाहती है, जिसके परिणाम स्वरूप हालांकि आज ईशानी शुरुआत में केवल एक प्राइवेट डिनर करना चाहती थी, लेकिन अब यह एक दोस्तों की कैचअप पार्टी बन गई थी। अंत में श्रेया नशे में थी। उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। वो टेबल पर ही अपने हाथ फैलाकर लेट गई और बोली, अभी जब मैं तुम्हें इतना खुश देख तो मुझे बहुत राहत महसूस हुई। मुझे राहत महसूस होती है। ये सुनकर ईशानी ने अपनी नजरें ऊपर उठाकर देखा। उसे ऐसा क्यों लगा कि इन सब के पीछे भी एक कहानी मौजूद है। उसने अभिमान की तरफ देखा जो इस वक्त मैनेजर से बात कर रहा था। भले ही इस वक्त इसने उसे सिर्फ पीछे से देख पा रही थी, लेकिन वह तब भी उसे काफी आकर्षक नजर आ रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके साथ में रहने वाली लड़कियों को आउटस्टैंडिंग और परफेक्ट आदमी ने कभी उन्हें अपनी तरफ आकर्षित न किया हो? एग्जाम्पल के लिए जैसे श्रेया और अभिमान बचपन से एक दूसरे को जानते थे और उनका फैमिली बैकग्राउंड भी काफी मिलता जुलता था। अभिमान और उसके ग्रुप में मौजूद सभी लोग लिखने में काफी अच्छे थे। श्रेया और अभिमान दोनों ही काफी गुड लुकिंग थे और बिल्कुल किसी रोमांस नोवेल के हीरो हीरोइन की तरह थे। हालांकि ईशानी इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहते थे। श्रेया बिना किसी अन्य भावना के अभिमान के साथ एक बड़ी बहन की तरह व्यवहार करती थी। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि इस वक्त वह भी यहाँ पर मौजूद थी? ये वह दोनों सच में ऐसे ही थे। इससे पहले कि ईशानी इन सब चीजों के बारे में और ज्यादा सोचती तभी उसके कानों में अभिमान की गहरी आवाज पड़ी, ईशानी चलो घर चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। बाकी सब लोगों के साथ अभिमान ने भी ड्रिंक की हुई थी, इसलिए उसने गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर को बुला लिया था। इस वक्त वह दोनों कार की पिछली सीट पर बैठे हुए थे। जैसे ही वह कार के अंदर बैठा, वह अपनी सीट के पीछे झुक गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर ईशानी ने चिंता के साथ उससे पूछा, क्या तुम अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने अपना सर घुमाया और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं बस थोड़ा थक गया हूँ। उद्धरण चिन्ह। इस दौरान अभिमान को सिर्फ और सिर्फ राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप के मामलों के साथ डील नहीं करना था, उसे साथ साथ राजवंश परिवार की प्रॉपर्टी के कुछ मामलों से भी निपटना था। इसलिए वह काफी थक गया था। ईशानी को भी वह काफी ज्यादा थका हुआ और टेंस नजर आ रहा था। ईशानी को उसकी काफी चिंता हो रही थी, इसलिए उसने उसके टेम्पल के मसाज करने के लिए अपना हाथ उठाया। अभिमान की गहरी काली आंखें कोमलता के साथ उसके सुंदर चेहरे पर टिकी हुई थी। तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ, जब हम लोग घर पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें जगह दूंगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने धीमी आवाज में कहा। उसकी उंगलियां काफी धीरे धीरे और जेंटली हिल रही थी, मानो ऐसा कोई गाना सुना रही हो जिसे सुनकर लोग सो जाए। सिर्फ और सिर्फ ईशानी के सामने ही अभिमान बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कमजोरी दिख सकता था। धीरे धीरे उसे नींद आने लगी। उसकी नजरों के सामने ईशानी का चेहरा धुंधला होता जा रहा था और वह जल्दी ही सो गया। अभिमान को सोता हुआ देखकर ईशानी ने ड्राइवर को गाड़ी धीरे चलने के लिए कहा। वह लगातार अभिमान को देखे जा रही थी। उसका हाथ हिला बंद हो गया और उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसके चेहरे को सहलाने लगी। अंत में ईशानी की उंगलियां उसकी बाहों पर रुकी और उसने उन्हें सहलाया। अभिमान प्रिविलेज और प्राउड पसंद था। उसकी पर्सनैलिटी भी काफी अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसने ईशानी से शादी कर ली। अगर उसे दिन ईशानी ने नमन के धोखे को नहीं देखा होता और वह अभिमान से नहीं मिली होती, उसने अतुल की बातें नहीं सुनी होती और अपनी हिम्मत नहीं जुटा होती, तो शायद अभी वे दोनों सिर्फ अजनबी होते हैं। ये सोचकर ही ईशानी घबरा गई। ईशानी ने अपनी नजरें नीचे झुका ली और वह मुस्कुराई। उसने अभिमान के चेहरे की तरफ देखा। वह खुश थी कि वह उसे दिन उससे मिली थी। कार की विंडो के बाहर का दृश्य उसके सामने घूम गया। रात गहरी होती जा रही थी। सड़कों पर कुछ गिनी चुनी गाड़ियां ही इस वक्त चल रही थी। डिग्री 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 डिग्री। आधी रात को अभिमान और ईशानी के शांत बेडरूम में एक फोन बजने की आवाज गूंज उठी। अभिमान की नींद हमेशा सही कच्ची रहती थी। फोन की बेल सुनकर वह तुरंत उठ गया। उसने अपनी गर्दन घुमाकर अपनी बाहों में सोई हुई ईशानी की तरफ देखा। उसने काफी धीरे से ईशानी के सर को तकिए पर रखा और खड़ा हो गया।
उसने बेडसाइड टेबल पर बज रहे फोन को उठाया और कमरे में से बाहर निकल गया। ईशानी, हेल्प मी प्लीज, उद्धरण चिन्ह। जैसे ही अभिमान ने कॉल पिक किया, दूसरी तरफ से उसे एक रोती हुई लड़की की आवाज सुनाई दी। अभिमान ने अपनी भौहें सिकोड़कर फोन की ओर देखा। नंदिनी का कॉल था। जब 114 चैप्टर 114। आधी रात को अभिमान और ईशानी के शांत बेडरूम में एक फोन बजने की आवाज गूंज उठी। अभिमान की नींद हमेशा सही कच्ची रहती थी। फोन की बेल सुनकर वह तुरंत उठ गया। उसने अपनी गर्दन घुमाकर अपनी बाहों में सोई हुई ईशानी की तरफ देखा। उसने काफी धीरे से ईशानी के सर को तकिए पर रखा और खड़ा हो गया। उसने बेडसाइड टेबल पर बज रहे फोन को उठाया और कमरे में से बाहर निकल गया। ईशानी, हेल्प मी प्लीज, उद्धरण चिन्ह। जैसे ही अभिमान ने कॉल पिक किया, दूसरी तरफ से उसे एक रोती हुई लड़की की आवाज सुनाई दी। अभिमान ने अपनी भौहें सिकोड़कर फोन की ओर देखा। नंदिनी का कॉल था। मैं ईशानी नहीं हूँ, उद्धरण चिन्ह। एक पल के लिए रोने की आवाज बिल्कुल बंद हो गई और फिर अभिमान के कानों में घबराई हुई आवाज आई, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अभिमान के माथे पर बल पड़ गए और उसने पूछा, क्या हुआ है? उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से रुक रुक कर सिसकियां आ रही थी। अभिमान के माथे पर आ रही लकीरें और भी ज्यादा गहरी हो गई। अगर नंदिनी ईशानी की अच्छी दोस्त नहीं होती तो इस तरह आधी रात में जागने के कारण वह उसके जवाब के लिए इतना धैर्यपूर्वक इंतजार करने के बजाय उसका फोन रख देता। काफी देर बाद नंदिनी की आवाज फिर आई, मिस्टर राजवंश, प्लीज मेरी मदद कीजिए। दरअसल, उद्धरण चिन्ह, डिग्री 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 डिग्री। रोहित ने जमाए ली और उसकी पलकें नीचे झुक गई, लेकिन उसके सामने वाला पुलिस ऑफिसर अभी बिना रुके बातें किए जा रहा था। वह इस वक्त चिल्लाना चाहता था। जब अभी सोने का समय हो गया था तो उसे बिजनेस में अभिमान की मदद करने के लिए पुलिस स्टेशन क्यों आना पड़ा? आधे घंटे पहले मैं सो ही रहा था कि फोन बजने की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई। वह इस वक्त कॉल करने वाले शख्स को जान से मारना चाहता था, लेकिन जब उसने कॉलर आईडी देखी तो उसने आगे कुछ भी नहीं सोचा। पुलिस स्टेशन से एक लड़की की बेल करने में मेरी मदद करो, उद्धरण चिन्ह। रोहित को इस वक्त काफी तेज नींद आ रही थी और वह इसके लिए मना करना चाहता था, लेकिन उसकी ऐसा करने की हिम्मत नहीं हुई। इसीलिए वह इस वक्त पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था और उसे पुलिस वाले का लंबा भाषण सुन रहा था। हालांकि वह इस वक्त सोना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे इस बात का जनरल आइडिया था कि यहाँ क्या हुआ है। नंदिनी, जो ईशानी की बेस्ट फ्रेंड है, उसने जानबूझकर किसी को घायल कर दिया था। विक्टिम को अस्पताल में एडमिट कर दिया गया था और नंदिनी को इस वक्त पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। विक्टिम की फैमिली ने साफ सीधे तौर पर कह दिया था कि वह कभी भी नंदिनी को जेल से बाहर नहीं आने देंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उन्हें कितने पैसे खर्च करने पड़े, वह उसे जेल में भेजकर ही रहेगा। मिस्टर मेहरा, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मिस नंदिनी ने जानबूझकर उन्हें चोट पहुंचाई है। हमें कानून के अनुसार अपना काम करना होगा, उद्धरण चिन्ह। केस फाइल करने वाले पुलिस ऑफिसर ने बेबी के साथ कहा। ये सुनकर रोहित के चेहरे के भाव गहरे हो गए। उसकी आंखें काफी स्पष्ट थी, जैसे अब उसे पहले की तरह नींद नहीं आ रही हो। कुछ देर तक सोने के बाद उसने कहा, अभी तक विक्टिम की इंजरीज वेरीफाई नहीं हुई है, तो ऐसा होने से पहले आपके पास उसे हिरासत में लेने का क्या कारण है? जानबूझकर किसी को घायल करना, उद्धरण चिन्ह। पुलिस ऑफिसर ने टेबल पर रखी हुई कन्फेशन रिकॉर्ड उठाए और अपनी बात को दोहराते हुए बोला, जिनको मिस नंदिनी ने चोट पहुंचाई है वह कनिष्का अग्रवाल है। अपनी रिपोर्ट देते हुए उन्होंने कहा था कि उनकी और मिस नंदिनी की बहस हो गई थी, लेकिन मिस नंदिनी उसे वक्त इतना ज्यादा गुस्से में थी कि उन्होंने एक गिलास के साथ उनके सिर पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें काफी चोट आई, उद्धरण चिन्ह। मतलब नंदिनी ने उनका सिर फोड़ दिया, रोहित ने व्यंग्यात्मक ढंग से व्यंग्य किया। इस रिपोर्ट का मुताबिक अगर उनका सर फूट ही गया है तो स्टेटमेंट देते समय उन्हें सब कुछ इतने अच्छे से याद क्यों था? क्या उसे उस वक्त बेहोश नहीं होना चाहिए था, उद्धरण चिन्ह। पुलिस वाला रोहित की बात सुनकर अजीब ढंग से मुस्कुराया। मिस अग्रवाल के माथे पर खरोच लग गई और उसमें से थोड़ा खून बह गया था। वह औरत इतनी छोटी सी चोट के लिए नंदिनी के ऊपर केस करना चाहती थी। रोहित को ये सब काफी बकवास लग रहा था। रोहित ने कुछ ही दूरी पर बैठी हुई नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी इस वक्त बिल्कुल भाव शून्य थी और नीचे जमीन को एकटक देख रही थी। वह बहुत उदास और हताश नजर आ रही थी। ईशानी कैसे दोस्त क्यों है? रोहित ने अपने होता सी कोड लिए और पुलिस वाले से कहा, मैं पहले उसके लिए बैल की मांग करूंगा और विक्टिम उसके बाद भी अगर कैसे करना चाहती है तो उसे बोलना कि मुझसे बात करें, उद्धरण चिन्ह।
अपनी बात कहते हुए रोहित ने अपनी पॉकेट में से अपना बिजनेस कार्ड निकाला और सामने टेबल पर रख दिया। लेकिन वह पुलिस ऑफिसर कुछ कहना चाहता था कि विक्टिम ने मिस नंदिनी को बल पर रिहा नहीं होने देना चाहती है, लेकिन जब उसकी नज़र अपने सामने रखे हुए बिजनेस कार्ड पर पड़ी तो हैरान रह गया। अगले ही सेकंड विश्वास के कारण उसकी आंखें चौड़ी हो गई। आप रोहित हो, मिस्टर मेहरा? उद्धरण चिन्ह। इस सोसाइटी में पावरफुल लोगों को हमेशा काफ़ी सारे एडवांटेज रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहित की आइडेंटिटी पता चलने के तुरंत बाद ही पुलिस वाले ने उसे नंदिनी के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर जाने की इजाज़त दे दी। थैंक यू। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने सबसे पहले रोहित का शुक्रिया अदा किया। रोहित ने नंदिनी की तरफ देखा। योर वेलकम। मेसी फरहान की मदद कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। रोहित का जवाब सुनकर नंदिनी ने मुड़कर करके खिड़की से बाहर देखा। रोहित ने तिरछी निगाहों के साथ उसे देखा और अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठे। उसने आगे उससे कुछ नहीं कहा। रात के इस वक्त कर हाईवे पर काफी स्पीड में चल रही थी। कर के अंदर बिल्कुल शांति पसरी हुई थी। काफी देर बाद शांत नंदिनी की काफी धीमी आवाज सुनाई दी। मिस्टर मेहरा, क्या आप अभी फ्री है? उद्धरण चिन्ह। नंदिनी का अचानक किया गया सवाल सुनकर रोहित हैरान था। उसके बाद उसने उसके सवाल का जवाब देते हुए उससे पूछा, क्या हुआ है? उद्धरण चिन्ह। आई विल ट्रीट यू ए ड्रिंक। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी मुड़कर उसकी ओर देखा। रोहित ने भी अपना सिर घुमाकर नंदिनी की तरफ देखा। कर के अंदर रोशनी काफी कम थी। नंदिनी की आंखें अब इतनी धुंधली और खाली नहीं थी जितनी तब चीज वह पुलिस स्टेशन में थी। उसकी आंखें अब काफी ब्राइट और खूबसूरत नजर आ रही थी। न जाने क्यों, लेकिन रोहित ने नंदिनी की तरफ देखते हुए अनजाने में ही अपना सिर हिला दिया। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। डिग्री 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 डिग्री। ईशानी को जब पता चला कि नंदिनी मुश्किल में थी तो वह काफी ज्यादा घबरा गई। जब उसने सुना कि रोहित ने पूरा मैटर संभाल लिया है तो उसे काफी सुकून मिला। थैंक यू सो मच अभी। उद्धरण चिन्ह। अगर अभिमान उस वक्त उसकी मदद नहीं करता तो नंदिनी अभी भी पुलिस स्टेशन में ही होती। तुम्हें मेरे साथ इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। ईशानी का थैंक यू सुनकर अभिमान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। ये बात ईशानी को ही महसूस हो गई थी। वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। मैं तुम्हें नंदिनी के बिहाफ थैंक यू बोल रही हूँ, और मैं तुम्हारे साथ फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं हूँ और शायद ना कभी हो सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहने के बाद ईशानी उसके पास आई और अपने पंजों के बल खड़े होते हुए उसने अभिमान के कंधों पर अपने हाथ रखा और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। मुझे खुशी हुई ये देखकर कि तुमने नंदिनी की मदद की। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने उसकी तरफ देखा। उसने ईशानी की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींच लिया। उसने कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया था। वह मुस्कुराया और बोला, लेकिन मैं इससे अभी तक खुश नहीं हुआ हूँ। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि ईशानी कुछ समझ पाती, उसने उसकी गुलाबी होठों को दोबारा अपने होठों की कैद में ले लिया। वह पहले धीरे धीरे उसे किस कर रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद वह उसे काफी पैशनेटली और हार्डली किस करने लगा। जब उसने ईशानी के निचले होंठ पर अपने दांतों से काटा तो ईशानी के मुंह से एक आह निकल गई। कुछ देखकर बाद उसने उसे गए होठों को रिहा कर दिया और उसकी गर्दन को चूमने लगा। वह उसकी गर्दन पर अपनी निशानियां छोड़ना जा रहा था। जब ईशानी को महसूस हुआ कि अब उसके पैर धरती पर नहीं है तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अभिमान ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया था। ईशानी ने अपने दोनों हाथों से उसके कंधों को मजबूती से पकड़ लिया और अपने दोनों पर उसकी कमर के इर्द गिर्द लपेट दिए। अभिमान उसे अपनी बाहों में लिए हुए अपने बेडरूम में चला गया। वह लगातार उसकी गर्दन को चूम रहा था। इस एहसास से ईशानी के नाखून उसकी कमर में गड़ रहे थे। ईशानी के होठों को चूमते हुए उसने उसके कपड़े उसके जिस्म से अलग कर दिए थे। कुछ ही देर बाद ईशानी ने भी उसके कपड़ों को खोलना शुरू कर दिया और अब उन दोनों के ही कपड़े धरती पर इधर उधर पड़े हुए थे। वह दोनों पूरी तरह एक दूसरे में खो चुके थे। डिग्री 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 डिग्री। कंपनी में जाने से पहले ईशानी ने नदी को कॉल किया क्योंकि वह उसे पिक करना चाहती थी। उसने नंदिनी के पास काफी बार कॉल ट्राई किया लेकिन नंदिनी उसके कॉल का कोई जवाब नहीं दे रही थी। ईशानी को फिर से घबराहट होने लगी। उसे डर था कि नंदिनी गुस्से में दोबारा कोई बेवकूफ़ी ना कर बैठे। कुछ देर सोचने के बाद उसने रोहित के नंबर पर कॉल किया। आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वह अस्थायी रूप से पहुंच से बाहर है, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। ईशानी उन दोनों को कॉल क्यों नहीं कर पा रही थी। अभिमान नीचे आया और उसने देखा कि ईशानी हैरानी से अपने फ़ोन को देख रही थी। उसने अपनी बाहें सिकोड़ ली और उसके पास आकर धीरे से उससे पूछा, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज़ सुनकर ईशानी ने अपना सिर उठाया और गंभीर होकर बोली,
नंदिनी और रोहित दोनों का ही कॉल नहीं लग रहा है। उद्धरण चिन्ह, कॉल नहीं लग रहा है। भला इतना बड़ा कोइंसिडेंट भी कैसे हो सकता था कि उन दोनों के ही फोन पहुंच से बाहर आ रहे थे। हाँ, ईशानी ने चिंता के साथ अपना सिर हिलाया। मुझे डर है कि नंदिनी कोई बेवकूफ़ी ना कर बैठे। वह इतनी कमजोर लड़की नहीं है। अभियान ने सांत्वना भरे हुए स्वर में कहा और मुस्कुराया। तुम अभी पहले कंपनी जो, मैं अतुल को रोहित के घर जाकर देखने को बोल दूंगा। हो सकता है कि पिछली रात रोहित को उसके फिक्र हो रही हो और वह उसे अपने घर ले गया हो। उद्धरण चिन्ह, ईशानी ने भी एक पल के लिए ऐसा ही सोच और महसूस किया कि यह संभव भी नहीं हो सकता है। तो उसने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अतुल को बोलना कि जल्दी जाकर देखें। मुझे सच में नंदिनी की बहुत फिक्र हो रही है। उद्धरण चिन्ह, ओके, अभिमान ने प्यार से उसके गाल को छूकर कहा। जैसे ही ईशानी मीडिया डिपार्टमेंट के अंदर गई उसने नंदिनी को उसकी सीट पर बैठे हुए देखा। उसे देखकर वह हैरान रह गई और फिर आगे बढ़ गई। नंदिनी, उसने उसे पुकारा। नंदिनी, जो एक तक अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देख रही थी, ईशानी की आवाज़ सुनकर वह होश में आई। जब उसने मुड़कर ईशानी को देखा तो उसकी आंखें तुरंत लाल हो गई। ईशी, उसकी आवाज़ घुट रही थी। सब ठीक है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ईशानी ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा। नंदिनी का थका हुआ और पिलपड़ा हुआ चेहरा देखकर उसे काफी बुरा लग रहा था। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए लीव ले लेनी चाहिए। यू नीड सम रेस्ट। उद्धरण चिन्ह, नंदिनी ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह, लेकिन, ईशानी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन नंदिनी ने अपना सिर हिला दिया। ऑल राइट, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लगता है तो तुम मुझे बताओगी, ईशानी ने उससे कहा। ठीक है। उद्धरण चिन्ह, नंदिनी से कुछ देर बात करने के बाद ईशानी अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। 115 चैप्टर 115। नंदिनी को इतना परेशान और थका हुआ देखकर ईशानी को काफी गुस्सा आ रहा था। अपनी सीट पर जाने के बाद उसने तुरंत अपना फोन निकाला और शिवानी के पास कॉल कर दिया। कुछ देर बात करने के बाद उन दोनों ने फैसला किया कि आज दोपहर में वह अस्पताल में जाकर एक बार कनिष्का अग्रवाल से मिलकर आएंगे। अभी तक नंदिनी के माता पिता वाला मैटर भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ था, तो वे कनिष्का अग्रवाल के साथ और ज़्यादा परेशानी पैदा नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब कनिष्क ने खुद अपने लिए परेशानी खड़ी की थी, तो वह भला इतना अच्छा मौका कैसे जाने दे सकते थे। उद्धरण चिन्ह, हेवंस। उद्धरण चिन्ह, अचानक एक तेज चीज की आवाज आई। ईशानी ने जल्दी से पलटकर उस ओर देखा। श्वेता को नंदिनी के टेबल पर विश्वास से खड़ा हुआ देखकर वह हैरान थी। तभी श्वेता की थी कि आवाज फिर सुनाई दी। नंदिनी, तुमने अभी भी कल वाले ही कपड़े पहने हुए हैं। क्या तुम कल किसी आदमी के साथ रंगोलियां बना रही थी जो तुम्हारे पास कपड़े बदलने का भी समय नहीं था? उद्धरण चिन्ह, जैसे ही श्वेता ने ये कहा, उसने जानबूझकर ईशानी की तरफ देखा, जो उनसे थोड़ी ही दूरी पर बैठी हुई थी। ईशानी की पर्सनैलिटी को जानते हुए वो अच्छे से जानती थी कि ईशानी कभी भी अपनी नज़रों के सामने अपने अच्छे दोस्त को इस तरह बोली होते हुए नहीं देख सकती है। वह उसके लिए कोई ना कोई स्टैंड जरूर लगी। श्वेता, क्या तुमने आज सुबह अपने दांत ब्रश नहीं किए? तुम्हारे मुंह से इतनी बदबू क्यों आ रही है? उद्धरण चिन्ह, नंदिनी को ऐसी लड़की नहीं थी जिसे आसानी से धमकाया जा सकता था, इसलिए उसने तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के श्वेता को जवाब भी दे दिया। तुम, शुद्ध इतने गुस्से में थी कि वह नंदिनी को कोई जवाब देने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने पास आते हुए इंसान पर नजर डाली तो उसकी आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठी। एक पंख वाले पक्षी एक साथ झुंड में आते हैं। तुम कौन हो ये डिसाइड करता है कि तुम्हारी दोस्त कौन है। श्वेता नहीं जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची की। उसका हर एक शब्द उसे व्यक्ति पर लक्षित जो उधर से गुजर रहा था। श्वेता बिल्कुल ठीक कह रही है। उद्धरण चिन्ह, ईशानी श्वेता के पास आई और मुस्कुराई। मुझे लगता है कि यह लोग जो हमेशा श्वेता को घेरे रहते हैं, वह बिल्कुल उन्हीं की तरह है। तुम सभी लोगों ने अपनी क्षमताओं के बारे में बड़ा चढ़ाकर राय बनाई हुई है। तुम्हें लगता है तुमसे बेहतर दुनिया में कोई और है ही नहीं। तुम सभी बिल्कुल परफेक्ट हो। तुम्हारे दिमाग में कभी भी कोई सीधे ख्याल तो आते ही नहीं है। तुम सभी के दिमाग में सिर्फ यही चलता है कि किसी वक्त और किस तरह दूसरों को परेशान करना है और उसे नीचा दिखाना है। सबसे जरूरी बात, तुम सभी भी अपनी लीडर यानी कि श्वेता की तरह ही हर वक्त यह सोचते रहते हो कि किस तरह अमीर और पावरफुल लोगों के साथ खेला जा सके और एक अमीर परिवार में शादी कर सके। क्योंकि खुद अमीर बनने के लिए तो मेहनत करनी होगी ना, तो बेहतर है कि किसी अमीर बाप की औलाद को फंसा लो और अमीर बन जाओ। उद्धरण चिन्ह, ईशानी ने मुस्कुराते हुए ये सब कुछ कहा।
लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल दिसंबर में पड़ी हुई बर्फ की तरह ठंडी थी। वहां पर मौजूद जिस किसी लड़की के मन में भी श्वेता की तरह ही बुरे विचार थे, जो एग्जैक्टली वही सोचती थी जो अभी ईशानी ने कहा। जब उन्होंने ईशानी की बात सुनी तो वे तुरंत फूट पड़ी, क्योंकि ईशानी ने उनकी दुखती हुई रग दबा दी थी। एक एक करके भी सभी ईशानी के पास आए। ईशानी, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। ईशानी, इतनी घमंडी मत बनो, भले ही प्रेसिडेंट तुम्हें ज्यादा वैल्यू देते हो। उद्धरण चिन्ह। बोलो मत कि तुमने भी कुछ टाइम पहले अपनी बहन के मंगेतर को बहकाया था। फिर तुम किस मुंह से दूसरों के बारे में ऐसी बातें कह सकती हो? उद्धरण चिन्ह। क्या तुम्हें खुद पर जरा भी शर्म नहीं आती है? उद्धरण चिन्ह। उन लोगों की बातें सुनते हुए ईशानी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। तुम। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ईशानी की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। ईशानी हर सिचुएशन में खुद को शांत रख लेती थी, लेकिन नंदिनी बिल्कुल उसकी विपरीत थी। उसके लिए अपने गुस्से पर काबू करना काफी मुश्किल था। नंदिनी गुस्से में कुछ बोलने वाली थी, लेकिन ईशानी ने उसके कंधे को थपथपाया और उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। नंदिनी ने जब देखा कि ईशानी बिल्कुल शांत है तो धीरे धीरे उसका गुस्सा भी थोड़ा शांत होने लगा, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि ईशानी इन औरतों को आसानी से बिल्कुल भी नहीं जाने देगी। जैसा कि नंदिनी ने उम्मीद की थी, ईशानी ने टेबल पर रखा हुआ पानी का मग उठाया और अपना हाथ ऊपर उठा लिया। मग के अंदर सारा पानी उसने श्वेता और उसकी चमचियों की तरफ फेंक दिया। वे लोग काफी देर से लगातार बकवास किए जा रहे थे। अगले ही पल पूरे डिपार्टमेंट के अंदर चीज पुकार मच गई। कितने अफसोस की बात है कि यह सिर्फ एक मग है, कोई बड़ा वॉश बेसिन नहीं। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपने हाथ में पड़े हुए मग की ओर देखा और अपने होंठ सिकोड़ लिए। लेकिन जो पानी मैंने अभी तुम लोगों के ऊपर डाला वह उबला हुआ था। उद्धरण चिन्ह। हालांकि नंदिनी उन औरतों को शर्मिंदा होते हुए देखकर काफी खुश थी, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं गर्म पानी के कारण वह जल ना गई हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वह ईशानी को जाने नहीं देगी। चिंता मत करो, अगर पानी को इस तरह गिरा दिया जाए तो वह गम नहीं होगा। और दूसरी बात, अपनी उबला हुआ नहीं था। मैंने काका को तुम्हारे पास गुनगुना पानी रखने के लिए कहा था। ज्यादा से ज्यादा इन लोगों की स्किन रेड हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने काफी धीमी आवाज में कहा। जब से ईशानी ने अभिमान से शादी की थी, तब से वह मामलों को निपटने में हमेशा शक्ति से पेश आती थी। वह अब पहले की तरह बिल्कुल भी नर्म दिल नहीं रह गई थी। नंदिनी को नहीं पता था कि अच्छी बात है या बुरी। ईशानी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? श्वेता ईशानी की तरफ इशारा किया और फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उन सभी लड़कियों के झुंड में श्वेता सबसे आगे खड़ी हुई थी। सबसे ज्यादा पानी उसी की वहां पर बिखरा था और उसकी स्किन अभी पूरी तरह लाल हो गई थी, जिस वजह से इस वक्त वह इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि वो ईशानी को जान से मारना चाहती थी। हाँ, मेरे दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि जब तुम अपनी इस बेफिजूल की हरकतों से मुझे गुस्सा दिलाती हो तो मुझे परिणाम की परवाह नहीं होती है। मैं हमेशा शांत रहती हूँ, तो इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम मेरे साथ गलत करोगी और मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करूंगी। तुमने क्या सोचा था कि तुम मेरे सामने मेरे दोस्त को परेशान करोगे? मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ कि मुझे गुस्सा दिलाने की गलती मत करना, वरना अंत में तुम्हें खुद पछताना पड़ेगा। ईशानी ने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, और श्वेता, तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम नंदिनी को परेशान ना ही करो, वरना। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपने कदम आगे लिए और श्वेता के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने उसकी तरफ झुककर उसके कान में फुसफुसाकर कहा, वरना मैं तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगी। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहने के बाद ईशानी ने ठंडी नजरों के साथ श्वेता को घुरकर देखा। उसके बाद वो मुड़ी और जाने से पहले उसने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गई। सोनिया का ऑफिस के दरवाजे के पास खड़ा हुआ देखकर ईशानी नंदिनी के साथ उसकी तरफ चली गई। मिस सोनिया, मैं और नंदिनी लीव लेना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। सोनिया ने उन दोनों की तरफ देखा और फिर श्वेता और बाकी लड़कियों की तरफ। उसने भौहें सीकोड़ कर कहा, अभी तुम लोग किस बारे में बहस कर रहे थे? उद्धरण चिन्ह। मिस सोनिया, दरअसल। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही नंदिनी सोनिया को सब कुछ बताने वाली थी, उसने महसूस किया कि ईशानी के हाथ की पकड़ उसके हाथ पर काश गई है। वह अचानक रुकी और उसने अपनी बात आगे जारी नहीं की। क्या? सोनिया ने उससे पूछा। मिस सोनिया, कुछ नहीं हुआ है। आप जानती ही है कि श्वेता को मुझे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है, तो हम दोनों के बीच झगड़ा आम बात है। उद्धरण चिन्ह। आई सी। उद्धरण चिन्ह। सोनिया अच्छे से जानती थी कि श्वेता हमेशा ईशानी को टारगेट करती है, इसलिए उसने आगे उनसे कुछ भी नहीं पूछा और उन दोनों को लीव दे दी। थैंक यू मैम।
उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने उसे कृतज्ञतापूर्ण मुस्कान दी। सोनिया मुस्कुराए और उसने आगे कुछ नहीं कहा। ईशानी, सोनिया मैम वास्तव में बहुत अच्छी है। उद्धरण चिन्ह। टैक्सी में बैठने के बाद नंदिनी ने कहा, श्वेता ने पहले भी कई बार जानबूझकर ईशानी को फंसाने की कोशिश की थी। अगर सोनिया भी श्वेता की तरह मूर्ख होती तो ईशानी शायद काफी पहले से ही स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप छोड़ चुकी होती, या फिर उसे बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया गया होता। हाँ, वह बहुत अच्छी है। ईशानी सोनिया की मदद के लिए उसकी आभारी थी। ईशानी रोहित को सोनिया कर प्रमोशन के लिए सलाह देने वाली थी। तुम मुझे कहाँ लेकर जाना चाहती हो? गाड़ी के शीशे में से बाहर देखते हुए नंदिनी ने उससे पूछा। हॉस्पिटल। उद्धरण चिन्ह। हॉस्पिटल, नंदिनी ने चलाकर कहा और वह तुरंत इस आने की बात समझ गई। हम वहां कनिष्का अग्रवाल को देखने के लिए जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। यस, शिवानी भी हमारे साथ चल रही है। वो हमें अस्पताल के एंट्री गेट पर मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। ये जानते हुए कि उसकी दोनों दोस्त उसका साथ देने के लिए आगे आई है, नंदिनी की आंखें गीली हो गई। थैंक यू। उसका गला भर आया था। नंदिनी की लाल और भरी हुई आंखें देखकर ईशानी को बहुत बुरा लग रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वह नंदिनी को अपने गले से लगाकर रो दे, लेकिन इस वक्त उसे नंदिनी का साथ देना था और उसे उसकी हिम्मत बना था, इसलिए उसने खुद को रोने से रोक लिया। हम तीनों सिर्फ कहने के दोस्त नहीं हैं, हम बेस्ट फ्रेंड्स से, और कनिष्का ने तुम्हारे साथ गलत किया था, तो मैं और शिवानी खड़े रहकर सिर्फ तमाशा नहीं देखेंगे। हम इसे कैसे सहन कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने धीरे से उसके गालों से आंसू पोंछे। तुम्हें मेरे सामने जितना कमजोर होना है या जितना रोना है तुम रो सकती हो, लेकिन कनिष्का और हिमांशु के सामने तुम एक आंसू भी नहीं बहाओगी। हमें उनसे ज्यादा स्ट्रांग बने रहना है, समझी? और तुम चिंता मत करो, मैं और शिवानी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। नंदिनी ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसके आंसू तेजी से बह रहे थे। उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य अपने दोनों बेस्ट फ्रेंड ईशानी और शिवानी से मिलना था। पागल लड़की, मैंने कहा कि तुम रो सकती हो तो तुम रोने लगी, लेकिन मैं उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने बुरे तरीके से रोती हो। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने मुस्कुराकर कहा और उसकी आंखें गीली हो गई। जब वह दोनों अस्पताल पहुंचे तो शिवानी वहां पहले से ही आ चुकी थी। उन दोनों को देखकर वह उनके पास चली आई। क्या तुम दोनों रो रही थी? जैसे ही वे पास आए, शिवानी ने देखा कि उन दोनों की आंखें लाल थी। नहीं, मेरी आंख में थोड़ी धूल चली गई थी, ईशानी ने इनकार करते हुए कहा। आई लव यू गाइस, नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा। नंदिनी की बात सुनकर शिवानी ने उसके सर को थपथपाया और बोली, अभी कुछ देर बाद तुम हमसे थोड़ा और ज्यादा लव करोगी। उसके बाद उसने ईशानी की तरफ देखा। कनिष्का अग्रवाल हॉस्पिटल बिल्डिंग के 7th फ्लोर के वीआईपी वार्ड के अंदर है। उद्धरण चिन्ह। उसे औरत ने जानबूझकर नंदिनी को फंसाया था। उद्धरण चिन्ह। ईशानी के होठों पर एक ठंडी मुस्कुराहट आ गई। तो चलो अब हिसाब बराबर करते हैं, और जो इल्जाम उसने नंदिनी पर लगाए थे अब वह गुनाह भी कर ही देते हैं। ईशानी और शिवानी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट कर गई। अब अगर कनिष्का ने नंदिनी को धमकाने और उसे फंसाने की हिम्मत की ही थी, तो अब उसे खुद इसका दुखद परिणाम में भुगतना होगा।